Good morning, students. Let's continue our chapter number 4, the French Revolution. In the previous lecture, we discussed about the outbreak of the revolution, how the National Assembly formed, what were the objective of this revolution, and what was the outcome of the revolution. Now we are in the stage to understand how the France becomes a constitutional monarchy. सबसे पहले जो नेशनल असेंबली है उसने क्या शुरू की थी 1789 में? ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे कंप्लीटेड नेशनल असेंबली completed drafting of constitution in 1791. 2 years के जो टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लिया. अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव हमने कहा था कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेवोल्यूशन वाज द टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग. तो पावर जो है किंग की उसको रिस्ट्रिक्ट करना था और इसके लिए जरूरी था कि जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाए. सो दे power is now separated according to the constitution. Power was now separated in different institution the legislative. कौन कौन से थे? The legislative, the executive and the judiciary. तीन ऑर्गन्स जो आज भी हम इंडिया में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहीं से हमें ये जो है कंसेप्ट मिला कि इंडिया में हम ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आज भी हमारे इंडिया में हम यूज करते हैं, प्रिवेल करता है ये सिस्टम. तो ये जो है इसको सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? 1791 में फ्रांस ने अडॉप्ट किया इसे और जो पावर है वो तीनों में डिवाइड कर दी गई. अब जो लॉ मेकिंग पावर है, नाउ द law making power within the hand of National Assembly. जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के हाथ में जो है वो लॉ मेकिंग पावर है जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, तो वहां पर भी जो है वो पावर जो है वो किसके हाथ में चली गई? नेशनल असेंबली के हाथ में चली गई. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो नेशनल असेंबली है, हाउ वाज इट इलेक्टेड? कैसे इसको इलेक्ट किया जाता था? सो इट वाज इलेक्टेड indirectly. इनडायरेक्टली मीन्स कि यहाँ पर जो है सभी सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे या डायरेक्ट वोट नहीं करते थे नेशनल असेंबली के लिए. जैसे यहाँ पर हम एमपीज के लिए अपने डायरेक्ट वोट करते हैं, सारे सिटीजन्स जो हैं वो वोट करते हैं, ठीक है ना. बट वहां पर क्या था कि जब नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो नेशनल असेंबली है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था. तो वहां पर इनडायरेक्टली इलेक्ट का मतलब कि कुछ लोग थे जिनके पास पावर थी या जिनके पास राइट था वोटिंग का. तो यहाँ पर कौन से सिटीजन थे जिनके पास राइट टू वोट था? नाउ ऑल द सिटीजन्स, what was the condition? Not all the citizens had the right to vote. सभी को वोटिंग राइट नहीं था. फिर कौन से सिटीजन थे जिनको वोटिंग राइट था? एक्चुअली वहां पर क्या किया गया था, जो सिटीजन थे उनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था.
अब सिटीजन देखो, थर्ड एस्टेट जो है वो इसके लिए रिवोल्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी थर्ड एस्टेट के सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला। क्या कैटेगरीज थी? कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स की बात हम करेंगे। सबसे पहले दो कैटेगरीज जो है वो इसमें बनाई गई। एक कैटेगरी थी एक्टिव सिटीजन्स, दूसरे थे पैसिव सिटीजन। अब ये एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन क्या थे? कोई ये ऐसा नहीं था कि इनको कास्ट या जेंडर के नेम पर जो है वो डिफरेंशिएट किया गया था। सबसे पहले जो एक्टिव सिटीजन थे, इट इंक्लूड्स only men means no women, only men above 25 years। पहली कंडीशन थी कि मेन जिनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 years। सेकेंड कंडीशन थी who paid taxes equal to 3 days लेबर वेजेस। अब इसमें भी ट्विस्ट था कि सभी 25 साल से ऊपर के सभी आदमी नहीं, बल्कि सिर्फ वो पर्सन्स, वो मैन जिनकी एज तो 25 इयर्स है ही, बट वो जो क्या करते हैं, 3 दिन के बराबर जो लेबर वेजेस थी, वहां की जितनी लेबर वेजेस थी उनके लेबर वेजेस, बोथ लेबर वेजेस 3 दिन के बराबर जो है वो टैक्स पे करते थे। सपोज लेबर वेजेस जो है 500 थी, तो 1500 रुपए जो टैक्स यानी 1500 जो टैक्स पे करेगा वही किस कैटेगरी में आएगा? एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर पैसिव सिटीजन्स कौन से थे? बाकी जितने भी मैन फोर्स बचे वो सारे क्या थे? पैसिव सिटीजन्स। सो द रिमेनिंग मैन, बाकी के जो मैन फोर्स थी एंड ऑल वुमेन were considered as passive citizens। उनको क्या कहा जाता था? पैसिव सिटीजन्स, यानी उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। मीन्स यहाँ पर क्या था? दे हैव द वोटिंग राइट, इनको वोट करने का राइट था, बट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनको हम सबसे पहले कि ये एक्टिव सिटीजन्स क्यों कहते थे? क्योंकि ये इलेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, ये जो है वोटिंग करते थे। इनको पैसिव सिटीजन क्यों कहा गया? कि इनको जो है, इन सिटीजन्स को सिर्फ जो है क्या करना होता था, उनका डिसीजन जो है वो मानना होता था। दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे इलेक्शंस में, इसलिए इनको क्या कहा गया? पैसिव सिटीजन्स कहा गया। सिर्फ उन्हें क्या करना था? एक्सेप्ट करना था। टू अब यहाँ पर कि एक पूरा फॉर्मेशन है कि किस तरीके से नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म की जाती थी, कौन जो है उसके लिए वोटिंग करता था। सबसे पहले हमने बात की कि एक्टिव सिटीजन्स की, तो सबसे पहले जो है वो कैटेगरी आती है एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स भी जो है वो किसके लिए वोटिंग करते थे? अब ये जो है वो वोट करते थे और जिससे क्या चूज किए जाते थे? इलेक्टर्स। ठीक है। एक्टिव सिटीजन जो है वो नेशनल असेंबली के सीधा मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करते थे, वो किसके लिए वोट करते थे? इलेक्टर्स के लिए। अब ये जो इलेक्टर्स हैं, ये इलेक्टर्स जो है फर्दर वोट करते थे इसके लिए? नेशनल असेंबली के लिए। करेक्ट। कि यहाँ पर आपके यहाँ फॉर्मेशन देखो कि एक्टिव सिटीजन्स भी जो हैं वो डायरेक्टली नेशनल असेंबली को
वोट नहीं करते थे, उसके लिए वोटिंग नहीं करते थे। उससे पहले क्या चूज किए जाते थे? इलेक्टर्स चूज किए जाते थे। ये इलेक्टर्स कितने होते थे? 50,000 मेंस वर इलेक्टर्स। एक्टिव सिटीजन जो है वो कितने थे? 3 मिलियन, sorry 4 million. 4 millions were the active citizens among the 28 million जो है वो वहां की पॉपुलेशन थी, जिसमें से 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन थे। ये 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन कितनों को इलेक्ट करते थे? 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे। फिर ये जो 50,000 इलेक्टर्स हैं वो फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, और ये मेंबर्स कितने थे? 745 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे। अब ये जो लेजिस्लेटिव है वो क्या करते थे? ये जो है किंग को कंट्रोल करते थे। किंग को कंट्रोल करने का काम मीन्स कि यहाँ पर लॉ मेकिंग जो है वो किसके हाथ में चली गई थी? लेजिस्लेचर। इसको हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम उसे पार्लियामेंट कहते हैं, तो यहाँ पर जो ये नेशनल असेंबली है वो क्या थी? लेजिस्लेचर। यहाँ पर इसके तो हाथ में पावर क्या थी? लॉ मेकिंग पावर थी। ठीक है, लॉ मेकिंग पावर जो है वो डिसीजन पावर जो है वो किसके हाथ में थी? नेशनल असेंबली के। तो किंग और उसकी मिनिस्ट्री, जो उसके मिनिस्टर्स थे उसको कौन कंट्रोल करता था? नेशनल असेंबली। क्लियर? इस तरीके से जो है वो क्या किया जाता था? इसी तरीके से जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो क्या करते थे? वोट करते थे जुडिशरी के लिए। इस तरीके से जो है वहां पर क्या थी? इलेक्शन सिस्टम था। दोबारा देख लेते हैं कि 28 मिलियन में से एक्टिव सिटीजन्स कितने थे? 4 मिलियन। दे वोटेड फॉर द इलेक्टर्स। इलेक्टर्स, number of electors were 50,000. Now these electors vote for the National Assembly and choose the 745 members. National Assembly has the power of law making, and they also control the ministers as well as the king power. Active citizens जो हैं they further vote for the judiciary also. So this was the election system of फ्रांस। अब यहाँ पर जो है इलेक्टर्स के लिए भी क्राइटेरिया था कि हमने कहा एक्टिव सिटीजन्स के लिए क्राइटेरिया था कि वो 25 इयर्स के अबव होने चाहिए। दूसरा वो 3 डेज लेबर वेजेस के ऊपर टैक्स पेइंग होने चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्टर्स होने के लिए भी जो है क्वालिफिकेशन थी। तो यहाँ पर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बी अ हाईएस्ट टैक्स पेयर, कि वो क्या होने चाहिए? इलेक्टर हाईएस्ट टैक्स पेयर होने चाहिए। ठीक है, कि फर्दर इन्हीं से जो है नेशनल असेंबली के मेंबर्स निकलेंगे, तो वो जो है क्या होने चाहिए? उनका क्राइटेरिया क्या था? हाईएस्ट टैक्स पेयर होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ फ्रांस। अब ये जो पैसिव सिटीजन्स हैं, जो हमने एक्टिव सिटीजन्स की तो बात की, इनके पास तो सारे पॉलिटिकल राइट आ गए, लेकिन जो पैसिव सिटीजन्स हैं जिसमें कि हमारे रिमेनिंग मेंस और वुमेन्स थे, उनके पास अभी भी कोई राइट नहीं आया था। तो इट मीन्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं हुआ, उनके पास तो कोई पॉलिटिकल राइट नहीं आया। तो पॉलिटिकल राइट्स रिमेन टू द हैंड ऑफ सम citizens, only active citizens. So they were unhappy. Who were unhappy? Passive citizens. So they were not so much happy with the constitution. Now यहाँ पर हमारा आ जाता है कि जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो पैसिव सिटीजन्स हैं, जो यहाँ पर तो सिर्फ 4 मिलियन ही एक्टिव सिटीजन्स थे, बाकी के जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में आए? पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो अब फिर से जो है फ्रांस में चेंजेस आए। जब तक सब लोग खुश नहीं होंगे वहां के सिस्टम से, गवर्नमेंट सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, तब तक वहां पर कुछ ना कुछ उथल पुथल टर्मोइल जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई। अब हमारा नया कंसेप्ट आता है, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक।
अब एक ऐसा सिस्टम आया या एक ऐसा रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट हुआ जिससे जो फ्रांस में जो है ये मोनार्की जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सो फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। इसके पीछे भी जो है वो पूरा एक षड्यंत्र है। अब पूरा एक जो है वो एक चेन ऑफ सीरीज है यहाँ पर भी कि कैसे जो है फ्रांस जो है वो एक क्या बना, रिपब्लिक बना। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बिकम्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले वो क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन began with a declaration of rights। अब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे जो है स्टार्ट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर हमारा वहां पर क्या मिलता है, प्रेम्बल हमें मिलता है, जिससे हमें उसके एक समरी मिल जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, इसमें हमें क्या क्या चीजें जो दी गई हैं, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज दी गई हैं, कौन से आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर भी जो हमारा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे स्टार्ट होता है था, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अब किस कौन कौन से राइट यहाँ पर दिए गए, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, right to freedom of opinion, equality before law, ये राइट्स जो हैं वो किस पे लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर वहां पर लिखे गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में है। अब आपको ये देखने से पता लग रहा होगा कि ये जो राइट्स है वो तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं और वी आर कंसिडरिंग इट एज आवर फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है इन इंडिया। लेकिन वहां पर इनको क्या कहा गया था, नेचुरल राइट्स। क्या कहा गया था, नेचुरल राइट्स, यानी ये जो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो है एक पर्सन के नेचुरल राइट है, यानी बाय बर्थ ही उसे ये राइट्स मिलने चाहिए। तो ये जो राइट्स हैं उनको क्या कहा गया फ्रांस में, नेचुरल राइट्स कहा गया कि दीज राइट्स बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अब यहाँ पर क्या कहा गया नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये राइट जो है वो हर एक पर्सन को मिलेंगे और उसे कोई भी नहीं ले सकता, और इस राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ पे थी, स्टेट के हाथ में। अब यहाँ से हमें जो है फंडामेंटल राइट्स मिले पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो मेन राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, हर कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया। अब फ्रांस जो है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी जो पावर है किंग की वो क्या कर दी थी, लिमिट में कर दी थी। किंग के हाथ में तो कोई पावर रही नहीं थी। ठीक है कि जो इतना रेवोल्यूट हुआ, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतना अगेंस्ट थे, तो किंग को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा, नेशनल असेंबली की जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन वो अभी भी जो है वो क्या कहते हैं, हम जैसे कह देते ना कि वो बाज आने वाला नहीं था, वो भी इतनी जल्दी जो है अपनी पावर को छोड़ने वाला नहीं था। अब किंग ने भी पीछे पीछे क्या करना शुरू किया, चाल चलनी शुरू की। अब उसने क्या किया, जो किंग था यहाँ पर, जो लुइस 16 वाज द किंग ना, तो लुइस 16 ने क्या किया, वो जाकर किससे मिला, प्रशिया के किंग से मिला। प्रशिया के किंग से मिला, ही वाज आल्सो अ मोनार्क। अब मोनार्क तो था ही, लेकिन वो प्रशिया के पास क्यों गया,
क्योंकि जहां पर उसने जो है वो सीक्रेटली, अब यहाँ पर वो सीक्रेटली जाके प्रशिया के किंग से मिलता है, बिकॉज प्रशिया किंग वाज वेरी वेरी पावरफुल एंड ऑल्सो अ मनार्क, बहुत ज्यादा जो है ये पावरफुल था और ये भी एक क्या था, मनार्क था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो प्रशिया है, रूलर्स हैं जो बाकी कंट्रीज के भी, ये तो प्रशिया की बात हुई कि उन्होंने एक सीक्रेटली जो है वो प्लानिंग करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द नेशनल असेंबली और द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो जो बाकी जो ऑल द नेबरिंग कंट्रीज थी, ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस, इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू पेरिस, कि उन्होंने क्या शुरू डिसाइड किया कि यहाँ पर जो है वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे, टू सेंड द ट्रूप्स इन फ्रांस, फ्रांस में अपनी सेना को वो भेजेंगे, इसके लिए टू स्टॉप द इवेंट्स that took place in France in 1791। 1791 में जो फ्रांस में इवेंट्स हो रहे थे, यानी नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लोगों को पॉलिटिकल राइट दिए जा रहे थे, इन सारे इवेंट्स को रोकने के लिए बाकी नेबरिंग कंट्रीज ने भी जो है लुईस 16 का साथ दिया कि हम अपनी सेना जो है इस चीज के लिए भेजेंगे, क्योंकि यहाँ तो किंग के हाथ में पावर रही नहीं थी, तो उसने दो बाकी जो देशों के लोग हैं उनसे हाथ मिला लिया और यहाँ पर जो फ्रांस में ये सब चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की कि यहाँ पर इसके। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि बाकी सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको क्या बेनिफिट था कि वो लुईस 16 को जो है वो सपोर्ट करे, उनको ये उनका बेनिफिट ये था, उनको डर था कि जो फ्रांस में हो रही है वो, क्योंकि ये सारे ही क्या थे, ये भी और ये भी, ये सारे क्या थे, मनार्क थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ हम जैसे अभी भी देख रहे हैं कि क्या होता है कि अगर कोई एक इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ और कहीं पर इसके खिलाफ जो है रिवोल्ट किया जाता है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है रिवोल्ट, तो दैट कैन बी अप्लाइड इन द अदर रीजन्स आल्सो व्हिच वर सफर्ड द सेम वे, तो जो सेम तरीके से सफर कर रहे हैं वहां पर भी वो चीजें अप्लाई होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली यहाँ हुआ, फ्रांस में लुईस 16 का राज खत्म कर दिया उन्होंने, उसको लिमिटेड कर दिया क्योंकि वो एक मनार था, अपने अकॉर्डिंग जो है वो देश को चला रहा था। बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर भी सेम इवेंट्स थे कि लोग जो वहां पर भी क्या थी, मोनार्की थी। तो अब इन मोनार्क्स को डर लगने लगा कि जो फ्रांस में हो रहा है कहीं वो हमारे देश में, हमारे कंट्रीज में, हमारे स्टेट्स में भी ना हो जाए, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो भी रिवोल्ट पे ना आ जाए और हमें भी जो है अपनी मोनार्की जो है खत्म ना करनी पड़े। तो इसका मतलब उनको भी अपनी जो गद्दी है उसके हिलने का डर लग रहा था। सो ही दे सपोर्टेड द लुईस 16। अब यहाँ पर जो है ये सब जो प्लानिंग है वो मोनार्क्स की प्लानिंग चल रही थी कि हम जो है ऐसे ऐसे जो सेना भेजेंगे और वहां के लोगों को जो है दैट इवेंट्स वुड बी ब्रूटली सप्रेस्ड, कि जो इवेंट्स चल रहे हैं उनको इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से हम दबा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सब होता, बिफोर दिस कुड हैपन, कि सारे जो राजा हैं, मोनार्क है, वो अपनी सेना जो है वो फ्रांस में भेजते, इसकी जो खबर है वो किसको लग गई, नेशनल असेंबली को लग गई। तो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर। द नेशनल असेंबली which was formed in 1791, remember this date, national assembly declared a war, उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट किस किस के
इन दो के अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया कि तुम हमें क्या मारोगे, पहले हम ही तुम्हारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट द रशिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया का तो आपको पता ही है कि उसने लुईस 16 को सपोर्ट किया। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, क्योंकि जो लुईस 16 की प्रिंसेस थी मैरी एंटोंटे, दैट शी बिलोंग्स टू द Austria. She was an Austrian princess. So the people of the France hated her and also as well as to Austria. So they declared a war against Prussia and Austria. If you have any doubt, the students you can ask. Raise your hand and ask your queries. बच्चों आप इसका जो चैप्टर है साथ साथ आप उसको रीड करोगे तभी आपको ये स्टोरी समझ आने वाली है, नहीं तो माइंड से स्लिप कर जाएगी। आपको प्रॉपर नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं, लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी का चैप्टर भी रीड करना है, जितना मैंने आपको टॉपिक अभी तक करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, इसलिए आपको रीडिंग इस चैप्टर की बहुत जरूरी है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी